नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12वीं हिंदी के चौथे अध्याय अर्धनारीश्वर के सब्जेक्टिव प्रश्नों और उनके उत्तरों को विस्तार से समझेंगे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना है कि नारी में दया, ममता, सहिष्णुता और करुणा जैसे गुण होते हैं और इसके विपरीत पुरुष में अहंकार, क्रोध और युद्ध प्रियता अधिक रहती है। तो यदि महाभारत की संधि वार्ता कुंती और गंधारी जैसी माताओं के हाथों में होती तो वे अपने पुत्रों का विनाश कभी नहीं चाहती। यदि महाभारत की संधि वार्ता कुंती और गंधारी जैसी माताओं के हाथ में होती तो अपने पुत्रों का विनाश कभी नहीं चाहती। वे शांति और समझौते का मार्ग अवश्य निकाल लेती और दुर्योधन के अहंकार और पुरुष प्रधान विचार के कारण ही युद्ध हुआ। इसलिए लेखक का कथन सत्य है कि यदि वार्ता दोनों माताओं के बीच हुई होती तो महाभारत जैसी भीषण लड़ाई न होती। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसके द्वारा यह बताया गया है कि स्त्री और पुरुष समान है। पुरुष यदि स्त्रियों के दया और सहिष्णुता जैसे गुण अपना ले, पुरुष यदि स्त्रियों के दया और सहिष्णुता जैसे गुण अपना ले तो वह क्रोध और हिंसा से बच सकता है और यदि पुरुषों के साहस और दृढ़ता जैसे गुण ले तो वह निर्भीक और सशक्त बन सकती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पुरुष यदि स्त्रियों के दया और सहिष्णुता का गुण अपना ले तो वह क्या होगा? क्रोध और हिंसा से बच सकता है और यदि स्त्री पुरुषों के साहस और दृढ़ता जैसे गुण ले तो वह निर्भीक और सशक्त बन सकती है। तो आज इसकी सार्थकता इसलिए है क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच अब भी भेदभाव है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना हमें यह सिखाती है कि नारी और नर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के गुण मिलकर ही जीवन की पूर्णता देते हैं। दोनों का गुण अगर मिल जाए तो वही जीवन की पूर्णता है। यही इनकी सार्थकता है। आगे प्रश्न है, रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो दिनकर जी रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से असंतुष्ट हैं क्योंकि इनके विचारों में अर्धनारीश्वर की भावना प्रकट नहीं होती। ये नारी को पुरुष से नीचा और अधीन मानते हैं। कौन? रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद। रविंद्रनाथ मानते हैं कि नारी का स्थान केवल कोमलता, सौंदर्य और प्रेम तक सीमित है और प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के गुणों से अलग रखना चाहते हैं और प्रेमचंद ने तो यहाँ तक कहा कि पुरुष यदि नारी के गुण ले तो देवता बनता है। पुरुष यदि नारी का गुण ले तो देवता बनता है, लेकिन नारी यदि पुरुष का गुण ग्रहण करे तो राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार दिनकर का मानना है कि दृष्टिकोण गलत है क्योंकि अर्धनारीश्वर की कल्पना बताती है कि नारी और पुरुष समान है
और दोनों के गुण एक दूसरे के पूरक हैं। आगे प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग यह गृहस्थ जीवन को अपनाने का मार्ग है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को महत्व दिया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग में स्त्री और पुरुष दोनों को महत्व दिया जाता है। इस मार्ग में नारी का सम्मान होता है, क्योंकि वह ममता, दया और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति होती है। और निवृत्ति मार्ग जो है, यह गृहस्थ जीवन को त्यागने का मार्ग है। इसमें नारी को बाधक मानकर उससे दूरी बनाई गई। इस कारण नारी की मर्यादा घट गई और कई स्त्रियों को जीवित वैधव्य सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा। बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे संत इसी मार्ग के समर्थक थे। किसके? तो निवृत्ति मार्ग के। आगे प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक अस्थायी रहने वाला था, पर अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा। इसका कारण यह है कि मैंने स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार दे दिया है। तो इस प्रकार बुद्ध का मानना था कि नारी को धर्म में प्रवेश देने से उसके अस्थायित्व में कमी आ जाएगी। आगे प्रश्न है, स्त्री को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो स्त्री को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहना पुरुष की श्रेष्ठता दिखाने और स्त्री को दबाने की मंशा होती है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी का अपमान होता है। क्योंकि नारी आदरणीय है और समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है। आगे प्रश्न है, नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो नारी की पराधीनता का आरंभ उस समय से माना जाता है जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया। पहले स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जीवन यापन के कार्य करते थे, लेकिन कृषि विकसित होने के बाद पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगा और स्त्री घर के कार्यों तक सीमित हो गई। कृषि जब विकसित हुआ तो पुरुष बाहर के खेतों में काम करने लगा और स्त्री घर के कार्यों तक ही सीमित हो गई। धीरे धीरे घर का छोटा दायरा बाहर की विस्तृत दुनिया पर निर्भर हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पुरुष को अधिक महत्व मिलने लगा और नारी का स्थान गौण हो गया। इसी अवस्था से नारी की पराधीनता की शुरुआत हुई। अब जो प्रश्न है वह स्वप्रसंग व्याख्या पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लता अपने वृक्ष को देखती है। तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इसमें बताया गया है कि जैसे लता वृक्ष पर निर्भर रहती है, वैसे ही पत्नी भी पति को अपना सहारा मानती है। उसका सुख, दुख और जीवन पति से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए पत्नी अपने पति को उसी तरह देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखती है। प्रसंग पर आधारित अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। लेखक का विचार है कि नारी में दया, ममता, सहनशीलता और कोमलता जैसे गुण होते हैं। नारी में दया, ममता, सहनशीलता और कोमलता जैसे गुण होते हैं। यदि पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर ले, नारी के गुण को ग्रहण कर ले, तो उसका जो पुरुषत्व होगा वह कम नहीं होता, बल्कि वह और महान बन जाता है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अधूरा है। जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है वह क्या है? अधूरा है। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के गुण मिलकर मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता है। आगे प्रश्न है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में बताया है कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन का उद्देश्य दोनों का समान है, नर का भी और नारी का भी। तो प्रकृति ने दोनों में कोई भेद नहीं किया है, फिर समाज के भेद करने का अधिकार नहीं है। जब प्रकृति ने कोई भेद नहीं रखा तो समाज भेद करने का अधिकार कैसे प्राप्त कर लिया? यदि पुरुष हर क्षेत्र में कार्य कर सकता है तो नारी भी उतनी ही क्षमता और योग्यता से कार्य कर सकती है। और जीवन यज्ञ में नारी का योगदान केवल घर तक सीमित नहीं है, वह बाहर भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए जिस क्षेत्र को पुरुष अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। आगे प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। तो अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने नर नारी की समानता और परस्पर पूरकता को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार नारी पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पुरुष को स्त्रियोचित गुण और नारी को पुरुषोचित गुण अपनाना चाहिए। पुरुष को स्त्री का गुण और नारी को पुरुष का गुण अपनाना चाहिए। अर्धनारीश्वर इसी का प्रतीक है कि समाज की पूर्णता तभी है जब नर और नारी समान रूप से मिलकर जीवन को संतुलित बनाए। तो दोस्तों, ये थे क्लास 12वीं हिंदी के चौथे अध्याय अर्धनारीश्वर के मुख्य सब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। इन उत्तरों को ध्यान से याद करें और परीक्षा में अपने अंक को सुधारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।